नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ये खास शो बतकही बिहार की। और बतकही बिहार की में बात होगी पहले फेज में हुई उस वोटिंग के आंकड़े की जिसका सीधा सीधा असर दूसरे फेज पर भी पड़ना तो तय है। लेकिन यह असर कितना कारगर होगा, यह असर किसके पक्ष में होगा और बढ़ी हुई वोटिंग का असर 14 नवंबर को क्या दिखेगा, इसी को जानने समझने की आज हम कोशिश करते हैं। आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बढ़ी हुई वोटिंग का प्रतिशत है, ये क्या वाकई 8% के आसपास है या फिर इस आंकड़े में एक और भी बड़ा आंकड़ा छिपा हुआ है जिसके पास पहुंचने की शायद ही कोई कोशिश कर रहा हो। चलिए शुरू करते हैं तीर्थेश जी से, क्योंकि आंकड़े उनसे बेहतर शायद ही कोई समझता है। आप तो सर आंकड़े बेहतर समझते हैं, समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं लोगों को। एबीपी न्यूज के जो दर्शक देख पा रहे होंगे आंकड़े, वो सब आपके दिए हुए हैं। क्या कहते हैं ये आंकड़े? आपने कल भी समझाया इस बात को, इसका इम्पैक्ट पड़ना है क्या दूसरे वाले पर भी? ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो ट्रेंड जो दिख रहा है वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये इम्पैक्ट सेकेंड फेज में भी आएगा। जो 122 सीट्स का नवंबर 11 को चुनाव है। कल जब हम लोग बात किए थे तो 5 बजे तक का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीसी किया था 7:30 पौने 8 के बीच में, और उसमें जो अपडेटेड डेटा ये था जो क्या 64.69% कर दिया, जो बाद में और ये इम्प्रूव हुआ। तो वो डेटा के अनुसार देखें तो अभी तक जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं सिंस 1951 रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। अब रिकॉर्ड वोटिंग का ये मतलब ये होता है, जैसे पहले ये कहा जाता था आज से 20-25 साल पहले, क्योंकि गवर्नमेंट बदल जाती है। लेकिन अब अगर आप रिसेंट में करीब 12-13 साल में चुनाव में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्ड वोटिंग से गवर्नमेंट रही भी है, प्रो इनकम्बेंसी, कुछ में एंटी इनकम्बेंसी भी आई है, कुछ में डिक्रीज वोटिंग से गवर्नमेंट बदल गई है। जैसे दिल्ली में रिसेंटली में 2015 में फरवरी में चुनाव हुआ, वोटिंग 20 से कम हुई और बीजेपी सरकार में आ गई। तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ जो मतलब है, जो क्या लोगों ने बढ़ चढ़ का पार्टिसिपेशन किया, उसमें क्या हो सकता है। नीतीश कुमार का 10,000 वाला इम्पैक्ट कर रहा है, या प्रशांत किशोर का जो पिछले 3 साल से लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ सारी पार्टियों ने बोला जो क्या उनके पक्ष में मतदान गया और वो लोग जीत रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या ये तो एक प्रशांत स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक दूसरे चरण का स्वाभाविक वोटिंग बची हुई है। प्रक्रिया है। लेकिन एक चीज़ बता दें, जैसे गोपालगंज में 10% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ वोटिंग का। अगर आप देखिएगा लखीसराय में भी 10%, अराउंड 11%, मुंगेर में 13%। फिर आपको आ जाइए मुजफ्फरपुर में अराउंड 11%, सहरसा में 11%, समस्तीपुर में 12%, वैशाली में 10.24%। तो ये यानी टोटल अभी तक मैं जो देखा हूँ 9% इम्प्रूव किया। और अगर आप देखिएगा कोई चुनाव में इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा है पिछले, मैं इसको इस डेटा को और खंगालूंगा क्योंकि और सब स्टेट के साथ, तो इतना मुझे अभी तक कोई दिख नहीं मतलब रहा ये है। ह्यूज टर्नआउट कहा जाए ह्यूज इसको। टर्नआउट है। और मुझे लगता है कि पिछले 2005 से अगर वोटिंग ट्रेंड देखें तो 2005 में जो 2 असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें 50% से नीचे था, और उसके बाद जो 3, 10, 15 और 20 में 60 से कम हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे। अब ये बढ़ना, जो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जो कि SIR के हिसाब से जो 69 लाख वोटर्स हटे हैं, तो वो अब डेटा पता चल रहा है जो क्या वो लोग जेन्युइन होंगे तो वो लोग वोट कभी नहीं करते होंगे, तो उस हिसाब से इंक्रीज वोटिंग हुआ है। लेकिन एक चीज़ और इस डेटा में, अगर 20 और 25 में कर दें, 20 में 121 सीट्स में अगर देखें तो 3 करोड़ 71 लाख वोटर्स थे जो क्या वोटिंग किए थे उस समय 2 करोड़ 7 लाख, और वोटिंग परसेंटेज था 55.82%। कल शाम तक का जो डेटा 7-8 बजे तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स में
वोटिंग किए हैं 2,42,000 2 करोड़ 42 लाख। 2,42,000 42 42 लाख, सॉरी 2,42 लाख। और अगर उसको पिछले बार के डेटा से और इस बार के डेटा से अगर माइनस किया जाए तो 35 लाख वोटर 35,46,000 वोटर ज्यादा वोट किए हैं। तो एक साइन भी है। एक और चीज देखने वाली बात है जो कि आप जैसे आपने आरोप भी लगाया है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पे स्पेशल ट्रेन चलवाई है। देखिए वो तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, वो तो सारी चीजें पॉलिटिकल है। हमारे पास जो डेटा आ रहा है राजेश जी, वो तो ये सपोर्ट कर रहा है कि 35 लाख ज्यादा वोटरों ने इस बार वोट किया है। और अगर हम इसको फेज वन में और अगर हम इसको 121 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो करीब करीब 28-30 हजार हर सीट का ये तो हो रहा है। 25,000 मान लीजिए आप एवरेज, एक 25,000 वोटर हर सीट पे बढ़ रहे हैं और ये वो वोटर हैं जो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकते हैं। देखिए, बिहार के इतिहास को देखेंगे तो ये तो पहली बार हुआ जब रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, पहला ही। लेकिन बिहार के ट्रेंड को देखे वोटिंग, तो जब जब रिकॉर्ड वोटिंग हुई है लालू यादव जीते, और जब जब कम वोटिंग हुई नीतीश कुमार आए सत्ता में। 2005 की बात कर रहा हूँ, 2 चुनाव हुए थे, दोनों 46% के आसपास वोटिंग हुई और दोनों बार नीतीश कुमार आए। हालांकि उसके बाद वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ी। हाँ, तो अब इस वक्त क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के कई फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 2015 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा थे, 2019-20 में भी यही रहा। अब इस समय लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिगर आउट की जा रही है चीज़ें, लेकिन यही माना जा रहा है कि महिलाओं के परसेंटेज इस बार भी ज़्यादा है। मतलब ये नहीं, देखिए इसमें देखिए चुनाव आयोग ने बहुत ही मतलब यानी गलत बात की है। कल मैंने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मतलब वो जब हम जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने ये बात कही कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है, लेकिन कोई डेटा नहीं दिया। अब वो तो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये एकदम ही मतलब गैर मतलब जिम्मेदाराना बयान है। आपको डेटा देना पड़ेगा। कोई भी बयान देने से पहले चुनाव आयोग को बताना चाहिए था। देखिए 1-2 करोड़ वोटर्स इस जो 3 करोड़ 71 लाख जो वोटर थे उसमें 1 करोड़ 98 लाख मेल वोटर हैं, मतलब 375 में 3 करोड़ 75 लाख में 1 करोड़ 98 लाख पुरुष वोटर हैं और 1 करोड़ 73 लाख जो है वो महिला वोटर हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि महिलाओं ने ज्यादा महिला, और कोई डेटा कैसे दे दिया उन्होंने? कोई डेटा दिया नहीं। इसलिए चुनाव आयोग के इस बयान को तो बहरहाल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हालांकि क्योंकि पोलिंग लेवल की चीजें हैं तो अनुमानित एक आंकड़ा है जिसमें ये नहीं हम अनुमान पे नहीं चल सकते। परसेंटेज वाइज अगर आप देखिएगा, जो क्या ये समझाने की कोशिश जो कर रहे हैं, 2010 के बाद महिलाओं ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा वोटिंग की है। और ये ओवरऑल है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये मध्य प्रदेश में इलेक्शन देखा था, महाराष्ट्र में देखा था, हरियाणा में देखा था। और उस सब में है ना एक चीज जो आ रहा है, जो क्या विमेन को जो आप जो प्रॉमिस किए हैं और दे रहे हैं अकाउंट में गया। मैं यही कहना चाह रहा था आजाद जी, ये सारी बातें हो रही हैं, आपने आंकड़ों की बात की है, लेकिन ये तो एक स्थापित सत्य हो गया है कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। भले बिहार में भी आंकड़ा नहीं आया हमारे पास, लेकिन मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का तो आंकड़ा है हमारे पास। और इनकी चुनावी योजनाएं भी महिलाओं के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हैं। ये इससे भी प्रभावित हो सकता है कि जो 10,000 दिए गए हैं महिलाओं के खाते में, उसको शायद किसी तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए ये सारा एक तरह से नैरेटिव ऐसे ही गढ़ने में हम सब यानी ऐसा लग रहा है कि कोशिश में है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो बिहार में जिस तरह से वोटिंग हुई है इस बार, यानी जितने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, मेरे ख्याल आज़ादी से अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। और जिस तरह से बता रहे थे तीर्थेश जी, अगर आप आंकड़े को देखेंगे कि पिछली बार से इस बार के मुकाबले में, तो ये जो डेटा है वो 9% नहीं है, 17% के आसपास है। क्योंकि 2 करोड़ 7 लाख के बजाय इस बार जो हमें मतलब वोट करने वाले लोग हैं वो 2 करोड़ 42 लाख, यानी 35 लाख 35 लाख ज्यादा वोट किया है। वो अगर डेटा पिछली बार से मिलाएंगे तो 17% ज्यादा लोगों ने वोट किया है। 17% ज्यादा लोगों ने वोट किया है, लोगों ने वोट किया है। तो ये बात तो सच है। अब तमाम पार्टी कह रही कि हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में है, लेकिन जो चीजें इस बार मतलब जो इस्तेमाल चुनाव आयोग ने भी कहा कि महिलाओं ने दिया, जीविका दीदियों की उसमें मदद ली गई है, 90,000 जीविका दीदियां मतलब चुनाव में मदद कर रही हैं। तो इससे तो ये कोशिश है, लेकिन कह रहा हूं कि इसको हमें
क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, और हम इस दौर में, जिस दौर में जिंदा हैं, जहां पर नैरेटिव बहुत आसानी से गढ़ने की कोशिश की जाती है, मैं तो इस मानने को अभी किसी भी उम्मीद पर नहीं हूं कि चुनाव किधर जाएगा नहीं जाएगा, यानी किसी की तरफ झुकाव की तरफ बात करना थोड़ा वक्त से पहले होगा। देखिए, बिहार में जो महिलाओं का मामला है, जब भी है कि 15 साल यानी 20 साल नीतीश कुमार के साथ महिलाएं रही हैं, तो इतना ज्यादा वोट होने का मतलब कहीं ना कहीं, मतलब ये बात तो तय है कि बहुत ही नतीजे चौंकाने वाले होंगे, और ये चौंकना शायद नीतीश को भी पड़ेगा, तेजस्वी को भी पड़ेगा, और मतलब पीके को भी, प्रशांत किशोर के लिए भी शायद हो सकता है। क्या होगा नहीं होगा, ये थोड़ा सा आकलन करना कि किसकी तरफ झुकाव है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। राजेश जी, कुछ देखिए, और महिलाओं की जो रिकॉर्ड वोटिंग की बात हो रही है कि महिलाओं ने, अगर रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है और महिलाओं के लगातार जो ट्रेंड्स रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नीतीश सरकार के खिलाफ पड़ा है जो जबरदस्त वोटिंग हुई है, या फिर नीतीश कुमार की जो तमाम योजनाएं और गारंटी रही है उस पर ये वोटिंग हुई है। तो ये इस वक्त सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ है या पक्ष में है, और ये अगर पक्ष में होगा तो जबरदस्त जीत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर खिलाफ गया तो फिर बुरी तरीके से हारेगी। देखिए, ये बात हमने पहले ही कही है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सरकार आएगी तो भारी बहुमत से आएगी, अगर सरकार जाएगी तो भारी मतलब यानी बहुत भारी मतलब नुकसान के साथ जाएगी। यानी ये तो हमें साफ दिख रहा है। ये 5, अगर आप चुनाव में 10 ट्रेंड देखेंगे, अगर पहले जमाने में ये बात सच है कि जब वोटिंग में बहुत ज्यादा वोटिंग होती थी तो सरकार जाती थी, और जब भी सरकार आई, 77 में हो, 84 में हो, 99 में हो, 2004 में हो, 2014 में हो, सरकारें वोटर मतलब बढ़ी हैं, तो सरकारें बदली हैं और ठीक ठाक मतलब पार्टियों को नीतीश के केस मैं कह रहा हूँ, हाँ नहीं मैं भी कह रहा हूँ, और ऐसा भी हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद सरकारें रही हैं तो उनकी सीटें भी बढ़ी, उनकी सीटें बढ़ गई, जैसे महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में है, गुजरात के चुनाव में आप देखिए। नहीं, गुजरात में वोटिंग परसेंटेज डाउन। तीर्थेश जी, इन सारे आंकड़ों को प्रोसेस करने से पहले हमें 2-3 परिस्थितियों पर भी तो गौर करना होगा। पहली परिस्थिति है, अगर 2020 की तुलना में हम करते हैं तो कोरोना, उस समय कोविड अपने पीक पर था, लोग डर रहे थे घर से निकलने के लिए। इस बार कोविड कोई नाम लेवा नहीं है। और दूसरा, प्रशांत किशोर, एक तीसरी पार्टी आई है जिसने 3 साल चुनाव प्रचार किया है। अगर आप किसी के चुनाव प्रचार को 1 महीने का वक्त मिला है तो प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको उनके चुनाव प्रचार के तौर पे देख लीजिए, उसको उनकी मेहनत के तौर पे देख लीजिए। ये भी तो वोटिंग, बढ़ी हुई वोटिंग का एक नतीजा हो सकता है कि उन्होंने जो लगातार, किसके पक्ष में गया मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर की बात वो वोटरों को बूथ तक लेके गई हो, वहां वोट किसने डाला हो, किसको डाला हो, ये नहीं पता। डेफिनेटली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार कोविड था, लेकिन फिर भी अगर 3 बार से ट्रेंड देखिए तो 50s में ही था। 15 में तो कोविड नहीं था, लेकिन 55-56 के अराउंड था, जो क्या कोविड के समय था 2020 में। एक जो चीज़ है प्रशांत किशोर वाला जो फैक्टर, प्रशांत किशोर 2 साल पूरे बिहार में हर गांव में घूमे, आपने बताया जो कि ये इश्यूज हैं, आपको कैसी सरकार चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारा चीज़ बताए। ये एक फैक्टर हो सकता है वोटर्स को मोबिलाइज करने में। किसको वोट करेंगे ये सही बात है, अभी तक नहीं मालूम, वो 14 को ही पता चलेगा, अनलेस या 11 को जब एग्जिट पोल के रिजल्ट, एग्जिट पोल जो उस दिन आएगा उसमें कुछ मालूम चलेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, एग्जिट पोल भी गलत होते हैं, कई बार गलत भी हुए हैं। तो लेकिन ये कहना ज़रूरी है, यानी ये कहना एकदम सही है जो कि वो मोबिलाइजेशन हुआ। मोबिलाइजेशन वहाँ की जनता देख रही है, जो कि गवर्नेंस डेफिसिट है वो स्टेट। एक होप दिख रहा था, एक होप इसमें जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस बिहार झेल रही थी, अब वहाँ एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। और ये सारी पार्टियों ने अपने एजेंडे में शामिल किया। दूसरी, महिलाओं के को भी पैसा गया। नीतीश कुमार 10,000 सबके बैंक अकाउंट में, करीब 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में गया। वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर्स है। अगर आप मध्य प्रदेश और झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन को नज़र में रखिए, जो कि महिलाओं के वोट्स बढ़े, हो सकता है और भी महिलाएं निकली होंगी, जो कि मुझे भी चाहिए वो 10,000, या दूसरी पार्टी जो तेजस्वी ने 30,000 के बदले में वादा किया, उसका भी इम्पैक्ट क्रिएट हुआ होगा, उसका भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं
लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो कल भी मैंने बोला था, जो कि इट्स गुड फॉर बिहार, यानी जो कि पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पार्टिसिपेशन बढ़ने का मतलब है जो क्या बिहार की जनता चाह रही है जो क्या उसके गवर्नेंस को ध्यान में रखा जाए, उसके जो गवर्नेंस डेफिसिट को अब ये इम्प्रूव किया जाए, वो बिहार एक अग्रणी राज्य में आए, वो बीमारू स्टेट्स में नहीं रहे। ये मैसेज है इस पूरे इम्प्रूव्ड वोटिंग का। राजेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, 2020 की तुलना में अगर 2025 में हम लोग देखते हैं, एक और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है और वो इम्पैक्ट है त्योहारों का। पिछली बार की वोटिंग में और त्योहारों के बीच 3 हफ्ते का वक्त था। पहले वोट हुए और उसके बाद छठ जैसा त्योहार आया जिसमें बिहार का कोई आदमी अगर अमेरिका में भी रहता है तो वो वापस आने की कोशिश करता है। तो उस समय 3 हफ्ते का वक्त था। इस बार ये 10 दिन में पहला वाला चरण निपट गया है। 28 तारीख को आपके यहाँ छठ हुआ और 6 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग हो गई। क्या इसका भी असर आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है वो फैक्टर तो रखा ही गया चुनाव आयोग की तरफ से, वो फैक्टर कहीं ना कहीं रखा हो गया होगा। लेकिन दूसरा, आप अगर देखें तो लोग भी वहाँ पर एक तरीके से जागरूक है अपने वोटर को लेकर। जब भी इस तरह के इलेक्शंस आते हैं तो कई तो जो आउट ऑफ हैं, वहाँ से बाहर हैं, तो वो भी कई बार कहते हैं कि हमें वोटिंग करने के लिए घर जाना है, वोट देना है। तो इस तरीके से अवेयर है। दूसरा, आप अगर दिल्ली में भी कई इलाकों की बात करें तो कुछ लोग यहाँ से भी गए हैं वोट करने के लिए। तो ये अल्टीमेटली मतलब ये लगातार मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस है बिहारियों की अपने वोट के प्रति। अब हो सकता है वो चाहे वो बदलाव चाह रहे हो या वो चाह रहे हो उन्हीं की सरकार की वापसी हो, लेकिन लोग अदर सिटी से लोग गए हैं वोट करने के लिए। आजादी को जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम अब तक के जो चुनावी चर्चा में जो एक चीज जिसको मिस कर रहे हैं, सारा फोकस हम महिलाओं पर कर रहे हैं। दरअसल ये जो जिस दौर में हम अभी जिंदा हैं या चल रहे हैं, दरअसल ये जी का दौर है। और बिहार में 25% के करीब, यानी 24% यंगेस्ट स्टेट, यानी जो फर्स्ट टाइमर या कह लीजिए कि जो जेनजी है, और वो असल में तय करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में वो तय कर रहे हैं इस वक्त कि देश की दशा और दिशा क्या होगी। मतलब और जगहों पर उन्होंने मतलब हंगामे से किया है, बिहार में अपने वोट से करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि इस जनरेशन के पास बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है, उनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हैं, और चूंकि सुनने को लोग मजबूर हैं। हाँ, और वो अभी भी अपने गांव में रह रहे हैं, बहुत भारी संख्या में हैं उनके पास। बिहार में उसको वो मिला देख रहा है, पैमाना तय कर रहा है कि बिहार में क्या तरक्की हुई है और हमें हमेशा उठ के जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में की क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी बहस होगी और जो नतीजे आएंगे ना, जेनजी जिसकी तरफ गया होगा, क्योंकि ये वो जेनजी है कि हमारे दौर में जब बच्चे अपने माँ बाप के हुक्म का पालन अगर ना करें तो उनको नाकारा कहा जाता था। आजकल बच्चे अगर माँ बाप की बात को मतलब अनदेखी करते हैं तो उनके फादर भी कहते हैं कि नहीं, बच्चे को अपने जीने का हक है, उनको उसका इख्तियार है, यानी उसको बदतमीजी नहीं माना जाता है। हम समाज में इस तरह से तरक्की कर चुके हैं कि आज हम अपने अपने बच्चों के फैसलों को सराहते हैं, वेलकम करते हैं और कहते हैं कि इसको खुली छूट है, चुनाव का इसका अधिकार है। तो ये जो स्थिति हुई है, ये यकीनी बात है कि किसी बड़े बदलाव में या किसी बड़े आंधी में, मैं बदलाव इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि मेरा कतई तौर पर यह कहना मुश्किल होगा कि किसी की सरकार बदले, लेकिन एक बड़ी आंधी के तौर पर इसके नतीजे आएंगे। और ये सभी लोग इसलिए भी ज्यादा रहे होंगे यानी वोटिंग परसेंटेज में, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अपने गांव इलाके में ही रह रहे हैं, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज इनका भी ज्यादा हुआ होगा। शेखर जी को जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, इसमें मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे आपने छठ की जो बात की, छठ और दिवाली, यानी इस बार जो अगर अक्टूबर से लेकर नवंबर 30 तक, 1 अक्टूबर से नवंबर 30 तक 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की बात चल रही। लेकिन उसमें एक पॉइंट भी था, जो कि 28 अक्टूबर को छठ खत्म हुआ, यानी मॉर्निंग आवर, उसके बाद जो नंबर ऑफ ट्रेन्स जो यानी फिर से पहुंचाएगा बिहार में, यानी बिहार के लोगों को, वो 6,181 स्पेशल ट्रेन्स है 30 नवंबर तक। ये इंडिकेट ये करता है जो कि आप है ना बिहार में रहकर अपना वोटिंग कीजिए और तब जाइए, तब वापस आइए। वो एक ये भी फैक्टर हो रहा है जो कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन वहाँ के लोगों का। तो मैं ये यानी कोशिश है, अब इसमें कितना, पहला दौर में तो सफल रहा है, अब सेकेंड, फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुए हैं सब भीतर वाले राज्यों में, यानी भीतर वाले ज़िले में, और अगर आप देखिएगा सेकेंड फेज में तो यूपी से सटा ज़िला,
झारखंड से सटा, पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगाल सटा, और नेपाल से सटा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर अगर 20 से आप कंपेयर करें तो यहाँ पर ऑलरेडी ये एनडीए का बहुमत था। तो उस हिसाब से देखना होगा जो कि ऐसा इस वक्त क्या होता है, जो क्या 11 को हाँ, ये बात सच है कि पिछली बार भी जो अगर इन 122 सीटों को देखेंगे जहां पर 11 को पोलिंग होनी है, इन 121 के मुकाबले में ज्यादा वोटिंग हुई थी। 1% ही 1.5% ही था, लेकिन वोटिंग का पैटर्न वहां ज्यादा रहा है। तो इस बार ये देखना और ज्यादा दिलचस्प है कि वहां वोटिंग परसेंटेज किस लिहाज से बढ़ता है। लेकिन इसमें जो हम फैक्टर एक जोड़ रहे थे त्योहारों वाला, कि त्योहार नजदीक थे, इसकी वजह से भी यहाँ पे फर्स्ट फेज में बिल्कुल इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो लेकिन दूसरे फेज में फिर 5-6 दिन का गैप हो जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो बिहार के लोग बड़े पैमाने पर पलायन किए हुए हैं, हर स्तर पर पलायन है, लेकिन जो लोग वहां रह के वोटिंग कर रहे हैं वो राकेश सिन्हा जैसे लोग बहुत कम हैं, जिन्होंने 2-2 जगह वोटिंग कर रहे हैं। ये वो तबका है जो मजदूर है या छोटे मोटे काम करता है। उनके लिए 5 दिनों की छुट्टी दफ्तर से नहीं लेनी होती है। उनको अपनी मर्जी से, वैसे भी जब आते हैं ना तो वो रुकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनको 3 दिनों के अंदर में दफ्तर में रिपोर्ट करना है, नहीं करेंगे, ये उनकी मजबूरी नहीं है। मजदूर वर्ग और दूसरी बात पैसा खत्म नहीं होता तब तक रुकते हैं। और दूसरी बात है कि चुनाव का वक्त है, तो जो पार्टियां, जो जिनके पक्ष के लोग होंगे वो उनकी सेवा करने वाले लोग वहां सेवा भी कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोग 5 दिन और रुक जाएंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। धान कटाई का भी वक्त है, तो कई लेबर जो दूसरे राज्य में हैं वो जब छठ में वापसी हुई है तो अब धान कटाई तक रुकेंगे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये एकदम बहुत ही सही बात है। खेती का सीजन है। हाँ, खेती का सीजन है। इसका मतलब यह है कि उनको बिहार में भी काम मिल जाएगा। अभी कुछ दिन वो धान काट लेंगे, गेहूं बो के जाएंगे, इस तरह की भी चीजें होती हैं। जनवरी तक जब आते हैं लोग तो दिसंबर जनवरी तक काम मिलेगा उनको, तो रह सकते हैं 2 महीने वहां पर। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे फेज में भी हम अगर ये इसको देखने की कोशिश करें तो वोटिंग परसेंट कमोबेश इसके आसपास रह सकता है। बिल्कुल। लेकिन खुश सब हैं प्रशांत। आप सबकी भाषा देखिए, बीजेपी की भाषा देखिए तो भी, तेजस्वी की भाषा देखिए तो भी। तेजस्वी अकेले वीडियो बना रहे हैं, देखिए आपने पर्दा लगा हुआ है पीछे, घर में बैठ करके वो सारे मतदाताओं को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी लगातार कैंपेन करते ही धन्यवाद कर रहे हैं। आखिरी में किधर जाएगा ये तो अभी समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो दिख रहा है प्रशांत किशोर के पक्ष में। जो ये बाइट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि यार जो बाहर का आदमी आया है ना, जिसको बुलाया गया है, चाहे भले ही बीजेपी ने बुलाया है, वो थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज कर रहा है और प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आप लोगों को भी? ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा जो क्या किधर जा रहा है। वो हमको लगता है कि एग्जिट पोल जो 11 को आएगा तब वहाँ से ग्राउंड सिचुएशन मालूम चलेगा। और अभी बताना भी सही नहीं होगा क्योंकि सेकंड फेज का इलेक्शन है तो किस ट्रेंड में जाएगा। लेकिन जो आपने जो पहला सवाल जो पूछा, जो क्या सारी पार्टियां खुश हैं, ये बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि वो ट्रेंड देख रही है महाराष्ट्र वाला, जो कि महाराष्ट्र में कैसे उसके वोटिंग इंडिकेशंस बढ़े थे तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स मिले। आरजेडी इसलिए खुश है क्योंकि अगर आप देखिए तो 90 में जगन्नाथ मिश्रा के बाद, कांग्रेस के बाद जो आरजेडी सत्ता में आई थी, इंक्रीज्ड वोटिंग, तो वो उस दिमाग पर ये चला रही। प्रशांत किशोर इसलिए खुश है क्योंकि वो जान रहे हैं जो कि वो ट्रैक्शन बढ़ा है तो उनके चलते बढ़ा है, जैसा वो कह रहे हैं। उन्हें तो जो भी मिलेगा हासिल ही है, और उनको जो भी मिलेगा तो उनके लिए बोनस है, तो इसलिए सब खुश हैं। अब ये एक चीज और देखना, एक आदमी अभी भी खुश नहीं है, राहुल गांधी अभी भी बोल रहे हैं जो कि वोट चोरी हो रहा है। आज भी ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है उस पे भी ये लोग कह रहे हैं राकेश सिन्हा की जैसे एक फोटो आई। लेकिन ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, गिने चुने 10, 20, 50 लोग होंगे। ऑलरेडी एक लिस्ट जारी की है 150 लोगों की, मतलब जो भी 10-5 की लिस्ट जारी की है। और ये बात सच है कि राकेश सिन्हा फरवरी में ही यहाँ उन्होंने वोट किया और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो यकीनी बात है उनका परमानेंट रेसिडेंस यहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने बिहार में अपने आप को इनरोल कराया, जैसे भी हो। तो ये सवाल तो थोड़ा है जिसका जवाब बीजेपी। एक चीज इसमें हो सकता है जो कि मैं गेस कर सकता हूँ, जो कि अगर आप लोकसभा में अगर आप उम्मीदवार बनते हैं तो आप किसी भी स्टेट के वोटर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन विधानसभा के लिए जो कि उनका एस्पिरेशन था टिकट के लिए, अच्छा, तो आपको उसी स्टेट का आपको इनरोल करवाना पड़ेगा। मतलब ये दिल्ली चुनाव में जैसा हो जाए फंसे थे वैसा फंसना नहीं चाहते होंगे राकेश सिन्हा, ये भी वजह हो सकती है। हाँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है जैसा इंडिकेशन है जो कि वो वहाँ पर टिकट चाह रहे थे भागलपुर से या
बेगूसराय से, दोनों। तो वो अगर आप वहाँ के लेकिन लोकसभा के वक्त में तो उन्होंने बड़ी खुल के बैटिंग की थी कि हाँ। हाँ वोट मिल जाए, टिकट मिल जाए, हाँ और उस वक्त उनको ऐसा नहीं मिला, तो हाँ, लगा कि हाँ, शायद तो विधानसभा के लिए हाँ, विधानसभा के लिए, तो दोनों में ये भी नहीं, बताना अगर जरूरी। विधानसभा की वो कोशिश हाँ, की, तो लेकिन यकीनी ये बात है कि ऐसा अवध ओझा ही नहीं, तारिक अनवर के साथ भी हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एमएलसी के तौर पर उतार दिया मैदान हाँ। में, और एमएलसी के लिए भी बिहार का वोटर होना जरूरी जरूरी था, था। और उनके पास वोटर नहीं था, तो नहीं ऐन था। वक्त में वहां उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा। हाँ, अरे, तो इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और बिहार से बने राज्यसभा सांसद थे, उनके लिए अलग से पोस्टल बैलेट लगाना पड़ा, एक वो डाकघर का वो साइन लगाना पड़ा कि हाँ। भाई ये यहाँ रहते हैं। हाँ, तो वो भी एक फैक्टर है जो क्या है ना, नहीं, मनमोहन विधानसभा, सिंह भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, विधानसभा में आपको वहाँ का उस स्टेट का वोटर होना पड़ेगा। तो इस डुप्लीकेसी से तो आजादी है, मतलब ठीक है, ये नहीं, तो उन्होंने नहीं, कई सारे लेकिन- नेताओं के मतलब उन्होंने 100, जारी 50, किए। 200, 1000 यही तो, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता लेकिन ना। इसमें ये देखना है जो कि राकेश सिन्हा ने जैसे आपने बताया, क्योंकि यहाँ का वो वोटर गिव अप करके बिहार में बने थे। हाँ, नहीं, वो तो उन्होंने कहा है हम्म। कानूनी तौर पर, वो चेक भी होगा कि हाँ। नहीं, संभवी मतलब को लेकर, चौधरी को लेकर भी उन्होंने अपनी दोनों अंगुली में मतलब दिखाया, सही दिखाई दी। हाँ, ये सही दिखाई, तो इससे भी थोड़ा सा चुनाव में देखिए, ये सभी सांकेतिक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर जो भी पार्टी के नेता हैं उनको परेशान जरूर करता है, उनको जवाबदेही तलब होती है, हाँ। और उनको बताने में मुश्किल आती है। हालांकि कानूनी तौर पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन नैतिक तौर पर ये एक बड़ी गड़बड़ी है। चलिए, तो फाइनल कमेंट, जो बढ़ा हुआ वोट परसेंट है 8%, 9% के आसपास चुनाव आयोग बता रहा है, और जैसे 35 लाख हम जोड़ करके बता रहे हैं कि 35 लाख बढ़े हुए वोटर हैं जो 17% के आसपास होते हैं। इसको फाइनली कैसे समझा जाए? फाइनली देखिए, एक चीज में समझना होगा, अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार रहती है तो एनडीए को काम करना पड़ेगा। अगर एनडीए की सरकार नहीं आई तो ये समझ लेना चाहिए सेंटर में जो कि बिना काम किए आपको देखिए इस तरह के वोटिंग हो सकते हैं और आप जा भी सकते हैं। तो दोनों हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा। राजेश जी, कैसे समझा जाए इस पूरे? मुझे लगता है कि इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि जो तमाम चुनावी वादे हैं, योजनाएं हैं, गारंटी है, उन सब पर कहीं ना कहीं ये वोटिंग एक तरीके से मुहर है, जो चुनाव के बाद आपको पता चलेगा। राजेश जी, देखिए, इसमें मतलब सबके लिए अलग अलग पैगाम है। अगर एनडीए को जीत नहीं मिलती है अगर, तो नीतीश कुमार का सियासी करियर खत्म हो जाएगा, और बीजेपी के लिए बिहार में जगह बनाने का जो ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना था, यानी पूरा करना था, उसके लिए 5 साल और उनको इंतजार करना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव इस बार हार जाते हैं, यानी वो भी जीत नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी चूंकि यानी सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा धक्का होगा, और शायद उसके बाद ये सवाल उठने लगेंगे आरजेडी के अंदर से भी कि क्या ठीक तेजस्वी भी राहुल गांधी हैं जो अपनी पार्टी को चुनावी जीत नहीं दिला पा रहे हैं। और अगर तेजस्वी प्रशांत किशोर को चुनाव में जीत नहीं मिलती है, तो ये भी माना जाएगा कि उनमें वो करिश्मा नहीं है, और जो लोग दावा करते रहते हैं कि ये चूंकि मौसम को देखकर सारी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जीतने वाले के साथ जुड़ते हैं और जिता देते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं, तो उस दावे पर मुहर लग जाएगी। और जीतने वाले अगर ये तीनों में जो जीतते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा, इसमें कहने की बात ही नहीं है। चलिए, एक बात तो तय है कि जीत हार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है। बिहार के लोगों के लिए एक सुखद संकेत है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और हम अपनी तरफ से ये भी चाहेंगे कि दूसरे फेज में ये वोटिंग और भी बढ़े। जो लोग वोटर हैं, वो वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी निकलें, फर्स्ट फेज की वोटिंग के परसेंटेज देखें, लोगों को देखें, और बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों। बाकी ये नतीजे क्या आएंगे, ये बढ़े हुए वोटर्स क्या गुल खिलाएंगे, और इसका किस पार्टी पर कितना होगा असर, ये बताएंगे 14 नवंबर को। तो देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।